मूवी का स्टार्ट एक जासूस से होता है जिसका नाम फ्रैंक है, जो होमिसाइड डिपार्टमेंट में काम करता है और अपने दिन के लिए तैयार हो रहा होता है। जल्द ही उसे अपनी बेटी सैम की कॉल आती है जो अपनी माँ के साथ दूर रहती है। वो उसे एक अहम तकरीब में शिरकत की दावत देती है और वो वादा करता है कि वो ज़रूर आएगा। वो ये भी बताता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट लिया है, लेकिन अभी नहीं बताएगा कि वो क्या है। इसके बाद फ्रैंक अपने साथी डग से मिलता है और वो किसी से पूछगछ करने के लिए रवाना हो जाते हैं। डग फ्रैंक को समझाता है कि वो फिर से कोई गलती ना करे और बेएहतियाती से काम ना ले, क्योंकि इससे वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां उनका इरादा एक मजदूर से पूछगछ करने का होता है। लेकिन मजदूर बिल्कुल भी ताउन नहीं करता, बल्कि वो अचानक बंदूक निकालता है और अपने साथी को यरगमाल बना लेता है। फिर वो बेदरेग फायरिंग करता है और फरार हो जाता है। फ्रैंक फौरन उसका पीछा करता है और वो दोनों शिपिंग कंटेनर्स के भूल भुलैया जैसे रास्तों में एंटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो मजदूर हवा में फायरिंग करता रहता है, यहाँ तक कि उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। ये महसूस करते ही वो फरार होने की कोशिश में मेन रोड की तरफ भागता है, मगर वो आदमी एक गुजरती हुई गाड़ी की जद में आ जाता है और मौके पर ही मर जाता है। फ्रैंक भी उसी गाड़ी से टकराकर सर पर चोट खाता है, जिससे उसके कानों से खून बहने लगता है। इसके बाद सीन कई महीने आगे बढ़ता है, जहां हम देखते हैं कि फ्रैंक अब एक हेयरिंग एड इस्तेमाल कर रहा है। उस हादसे के दौरान उसके कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से उसकी सुनने की सलाहियत काफ़ी हद तक कम हो गई है। बाद में जब फ्रैंक काम पर होता है तो उसे सैम की वीडियो कॉल आती है, जो अपने बाप के लिए इशारों की ज़बान सीखना शुरू कर चुकी है। वो उसे अगले हफ्ते अपनी तकरीब में शिरकत की दावत देती है, लेकिन फ्रैंक ये कहकर इनकार कर देता है कि वो भीड़ के शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैम उसकी मिन्नत करती है कि वो ज़रूर आए, लेकिन अचानक फ्रैंक का हियरिंग एड ज़ोर से बजने लगता है। वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के काबिल नहीं रहता और कॉल काट देता है। बाद में फ्रैंक अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताती है कि उसकी कॉकलिया काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और उसकी सुनने की सलाहियत 80% कम हो चुकी है। वो उसे मशवरा देती है कि वो खुद को ज़्यादा शोर वाले माहौल से दूर रखे, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बहरा हो सकता है। डॉक्टर फ्रैंक को ये भी बताती है कि वो बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहे और अपनी इशारों की ज़बान सीखे, क्योंकि मुस्तकबिल में ये उसके लिए बातचीत करने का एक अहम ज़रिया बन सकता है। शाम के वक्त फ्रैंक दोबारा ड्यूटी पर वापस आता है, जहां उसे हाइड पार्क में ड्रग डीलर्स के एक डबल कत्ल की तहकीकात का काम दिया जाता है। फ्रैंक मकामी आदमी से मिलता है जिसने सबसे पहले लाशें देखी थीं, लेकिन फ्रैंक उसकी बात सही से सुन नहीं पाता। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर की बीप और सायरन की आवाज़ों से उसके सर में दर्द होने लगता है। आखिर में मायूस फ्रैंक मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता और गाड़ी में वापस जाने का फैसला करता है। अगली शाम फ्रैंक उदासी के मारे बार में अकेला बैठा शराब पी रहा होता है, जब उसका साथी डग अचानक वहां पहुंचता है। फ्रैंक अपनी हियरिंग एड की आवाज़ बढ़ाता है ताकि डग को बेहतर तरीके से सुन सके। वो अपने साथी को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि कई पुलिस ऑफिसर्स माजूरी के बावजूद अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसकी बातों से फ्रैंक को तसल्ली नहीं होती। ये सुनकर डग फ्रैंक को एक ऐसा काम देने की कोशिश करता है जो उसकी हालत के मुताबिक हो। पुलिस को हाइड पार्क केस में एक नया सुराग मिला है और एक गवाह सामने आई है, लेकिन वो भी सुन नहीं सकती। डग फ्रैंक से कहता है कि वो इंटरप्रेटर बन जाए, क्योंकि सरकारी इंटरप्रेटर अगले हफ्ते तक छुट्टी पर है। फ्रैंक कहता है कि वो इशारों की ज़बान में इतना माहिर नहीं है, फिर भी उसका दोस्त जिद करता है, इसलिए वो मान जाता है। वो गवाह एक 33 साल की औरत है जिसका नाम एवा है, जो कत्ल के वक्त मौके पर मौजूद थी। लेकिन फौरन पुलिस को इतला देने के बजाय वो 2 दिन इंतज़ार करती रही और फिर आगे आई। अगले दिन वो एवा के एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग ज़्यादातर खाली पड़ी है। जल्द ही वो उसके अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं, जहां फ्रैंक किसी हद तक अनाड़ी अंदाज में उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे एवा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल इंटरप्रेटर के इंतज़ार में थी। वो शुरू में तावन करने से इनकार करती है, लेकिन जब फ्रैंक कहता है कि वो सिर्फ एक पुराना आदमी है जो हादसे के बाद नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो आखिर उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे देती है। इसके बाद डग हाइड पार्क में होने वाले वाक़ये के बारे में पूछता है, और यहाँ ये पता चलता है कि एवा बहरी तो है, लेकिन वो होंठ पढ़ सकती है। वो बताती है कि वाक़ये की रात वो बाहर पिक्चर्स लेने गई थी कि तभी उसने कुछ लोगों को लड़ते देखा और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एवा उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें 2 आदमियों को मार दिया जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। डग उसका फ़ोन सबूत के तौर पर ले लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही वापस कर देंगे।
एवा खौफ का इजहार करती है कि अगर कातिलों को मालूम हो गया कि उसने पुलिस से बात की है तो वो उसे मार डालेंगे, और इसीलिए फ्रैंक वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। फिर वो बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ वो एक शेल्फ पर कुछ मेडिसिन देखता है। इसके बाद वो जाने का फैसला करते हैं। डग बताता है कि उसने एवा की फाइल्स चेक की और पता चला कि वो रिहैब में जा चुकी है। फ्रैंक जिक्र करता है कि उसने एवा के बाथरूम में नैलोक्सोन देखी थी, जो ड्रग्स की ओवरडोज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्रैंक को यकीन होता है कि एवा उस रात पिक्चर्स लेने नहीं गई थी बल्कि अपने लिए ड्रग्स ढूंढ रही थी। अगले सीन में वो दोनों अलग अलग रवाना होते हैं और डग एवा का फ़ोन सबूत के तौर पर ले जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद फ्रैंक को एहसास होता है कि वो अपना फ़ोन एवा के अपार्टमेंट में छोड़ आया है और वो वापस जाने का फैसला करता है। इसी वक्त हाइड पार्क फायरिंग में मुलव्विस अफराद भी वहां पहुंच जाते हैं और सबसे आगे उनका बॉस मेसन होता है। मेसन अपने गार्ड को नीचे की मंजिल पर निगरानी करने को कहता है, जबकि वो और उसके साथी ऊपर चले जाते हैं। वो आसानी से एवा के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं क्योंकि वो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती, और उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक अपार्टमेंट वापस आता है और एवा के दरवाजे पर एक आदमी को पहरा देते हुए देखता है जिसे वो कत्ल की वीडियो फुटेज से पहचान लेता है, इसलिए वो पुरसुकून अंदाज में उसके पास से गुजर जाता है। फ्रैंक चुपके से इमरजेंसी सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाता है और खामोशी से बाहर से एवा की खिड़की के करीब पहुंचता है। वो देखता है कि मेसन उससे तफ्तीश कर रहा है। घबराई हुई एवा एक कागज़ पर लिखती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे नुकसान ना पहुंचाएं। फ्रैंक सुनने की कोशिश करता है लेकिन उसे मुश्किल होती है क्योंकि उसकी हियरिंग एड की बैटरी ख़त्म हो रही है। मेसन एवा से पूछता है कि किसी और ने भी वो कत्ल वाली वीडियो देखी है। वो ना कहती है लेकिन मेसन उस पर यकीन नहीं करता और उसे इंजेक्शन के जरिए मारने की तैयारी करता है। ये देखकर फ्रैंक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो मेसन की गन छीन लेता है और धमकी देता है कि वो उन्हें मार डालेगा, लेकिन मेसन का एक और साथी गोली चलाने लगता है और फ्रैंक गलती से एंजल नाम के एक आदमी को गोली मार देता है। इस अफरा तफरी में फ्रैंक और एवा मौका पाते ही वहां से भाग निकलते हैं। गुस्से से भरा मेसन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो चारों तरफ फैल जाएं और बिल्डिंग को घेर लें ताकि फ्रैंक और एवा फरार ना हो सकें। उधर फ्रैंक और एवा एक खाली अपार्टमेंट में छुप जाते हैं। एवा हैरान होती है कि मुजरिमों ने उसे कैसे ढूंढ लिया और वो सिर्फ उसी वक्त क्यों आए जब उसने वीडियो पुलिस के हवाले की। ये सुनकर फ्रैंक को एहसास होता है कि पुलिस फोर्स में ज़रूर कोई जासूस है जिसने उसकी इन्फॉर्मेशन लीक की है। वो एवा पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो उस रात पिक्चर्स लेने नहीं बल्कि ड्रग्स खरीदने गई थी, लेकिन एवा इसरार करती है कि वो अब ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करती और ये सब माजी की बात है। वो कहती है कि एक गैलरी ने उसकी पिक्चर्स नुमाइश के लिए पेश करने की ऑफ़र की थी, इसलिए उस रात वो बाहर जाकर खुशी मनाना चाहती थी। एवा एतराफ़ करती है कि डर के मारे उसने वाक़या 2 दिन बाद रिपोर्ट किया क्योंकि मरने वालों में से एक उसे ड्रग्स देता था। इसके बाद फ्रैंक थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि किसी रिहायशी के पास फ़ोन हो ताकि वो पुलिस को बुला सके। फ्रैंक के जाने के बाद एवा सड़क के पार बिल्डिंग में मौजूद एक औरत को हाथ हिलाकर मदद हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसे देख नहीं पाती। फिर वो पार्किंग में एक पुलिस कार को देखती है और समझती है कि मदद पहुंच चुकी है, लेकिन एवा देखती है कि ये पुलिस ऑफिसर्स दरअसल गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं और उनकी मदद के लिए आए हैं। उधर एक मेडिकल हेल्पर भी बिल्डिंग में पहुंचती है ताकि एंजल की मदद कर सके, जो पहले गोली लगने से जख्मी हो गया था। वो एंजल के जख्मों का इलाज करने लगती है जबकि मेसन जितना हो सके मदद करता है, लेकिन कुछ लम्हों बाद वो अचानक फ्रैंक का फ़ोन वहां देखता है और हैरान रह जाता है। मेसन फ़ौरन अपनी टीम को अलर्ट करता है कि फ्रैंक के पास उसका फ़ोन नहीं है और वो शायद पुलिस को बुलाने के लिए कोई फ़ोन तलाश कर रहा है। वो अपने पुलिस साथियों को हुक्म देता है कि वो बिल्डिंग के हर कमरे की तलाशी लें ताकि दोनों को ढूंढ सकें। वो अपने साथियों को ये भी समझाता है कि इस बिल्डिंग से की जाने वाली किसी भी 911 कॉल को रोककर अपनी लाइंस पर मुंतकिल करें। दूसरी तरफ फ्रैंक फ़ोन ढूंढने में नाकाम रहने के बाद खाली हाथ एवा के पास वापस आता है। फिर एवा फ्रैंक को बताती है कि पुलिस ऑफिसर्स गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं। ये सुनकर फ्रैंक हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि मेसन खुद एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो ड्रग डीलर्स के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब है कि मेसन और उसकी टीम फ्रैंक की हर हरकत का पहले से अंदाज़ा लगा सकती है। फ्रैंक एक प्लान बनाता है और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागता है। इसी दौरान गैंगस्टर सीसीटीवी फीड्स पर नज़र रखे हुए हैं और आखिर 6ठी मंजिल पर एवा और फ्रैंक को देख लेते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि असल में वो दोनों लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी इंटरकॉम तलाश कर रहे थे। फ्रैंक बेताबी से इंटरकॉम के जरिए मदद के लिए पुकारता है और कहता है कि वो डिटेक्टिव डग से रब्ता करें।
लेकिन दूसरी तरफ से इंटरकॉम ऑटोमेटेड जवाबात देता है और पुलिस तक बात नहीं पहुंच पाती। फिर वो दोनों लिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के हमले की वजह से उन्हें अंदर वापस जाना पड़ता है। इसी वक्त मेसन को फ्रैंक की मौजूदगी की खबर मिलती है, जिस पर वो फौरन लिफ्ट की तरफ रवाना हो जाता है और अपार्टमेंट को बगैर निगरानी के छोड़ देता है। फ्रैंक फौरन सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है और गैंगस्टर्स को उलझाने के लिए मुख्तलिफ बटन दबाता है। आखिर दोनों 10वीं मंजिल पर उतरते हैं और एवा के अपार्टमेंट में घुसकर फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें एंजल और वो मेडिकल लड़की मिलती है जो एवा पर बंदूक तान लेती है, मगर फिर वो लड़की उसे ये कहते हुए छोड़ देती है कि ये उसके काम का हिस्सा नहीं है। एंजल फौरन मेसन को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन एवा उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एंजल का फ़ोन चोरी कर लेते हैं और फौरन दूसरे कमरे की तरफ भागते हैं। जब मेसन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि दोनों एंजल का फ़ोन ले चुके हैं और उसके फ़ोन पर कॉल करता है। एवा अपने छुपने की जगह से मेसन के होंठ पड़ती है और फौरन फ़ोन को साइलेंट कर देती है ताकि वो पकड़े ना जाएं। फ्रैंक डग को मैसेज करता है और उसे इस नंबर पर कॉल करने को कहता है। इसी वक्त फ्रैंक गलती से एक बबल रैप पर पाँव रख देता है। मेसन आवाज़ सुनकर चौकन्ना हो जाता है और उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगा लेता है, जिसकी वजह से दोनों को दोबारा खिड़की के रास्ते फरार होना पड़ता है। फ्रैंक और एवा सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और छुपने के लिए एक और अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है और पता चलता है कि वो डग है। फ्रैंक के हेयरिंग एड की बैटरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और अब वो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं है, इसलिए एवा डग के होंठों को पढ़ने में मदद करती है। फिर फ्रैंक अपने दोस्त को सारी सिचुएशन समझाता है और गौर से सुनने के बाद डग मदद के साथ आने का वादा करता है। लेकिन इसी वक्त मेसन और उसकी टीम उनका पता लगा लेती है और दोबारा हमला करने पहुंच जाती है, इसलिए वो दोनों जल्दी से खिड़की खोलकर अगले कमरे में छुपने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एवा अचानक रुक जाती है और पूछती है कि गैंगस्टर्स को कैसे मालूम हुआ कि वो कहाँ हैं। यहाँ फ्रैंक को एहसास होता है कि उन्हें एंजल के फ़ोन के ज़रिए ट्रेस किया जा रहा है, इसलिए वो मोबाइल को एवा के स्वेटर में लपेटकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देता है ताकि गैंगस्टर्स का ध्यान बढ़ जाए। इस मौके पर मेसन का सब्र ख़त्म हो जाता है और वो हुक्म देता है कि बिल्डिंग के हर कमरे की तलाशी ली जाए और दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। उधर फ्रैंक और एवा एक छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन जल्द ही वो देखते हैं कि डग बिल्डिंग में पहुंच गया है। वो देखते हैं कि वो बेवकूफ़ अकेला आया है और उसने कोई मदद नहीं बुलाई। फ्रैंक अपने दोस्त के लिए फ़िक्रमंद हो जाता है और उसे बचाने के लिए नीचे जाता है। जल्द ही वो लॉबी में पहुंचते हैं और देखते हैं कि डग पकड़ा गया है। ये देखकर फ्रैंक के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपना हथियार छोड़ दे, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है उसका दोस्त गन उठाकर उसी पर तान लेता है। इससे पता चलता है कि डग भी इस गैंग का हिस्सा है और वही पुलिस में मौजूद जासूस था जिसने हर इन्फॉर्मेशन गैंगस्टर्स तक पहुंचाई। वो गुस्से से फ्रैंक से पूछता है कि वो दोबारा इस बिल्डिंग में क्यों आया और शान पत्ती क्यों की। इसी लम्हे मेसन और उसके आदमी एवा के हाथ में नशावर दवा का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उनका प्लान है कि उसे ज़्यादा मिकदार में नशा देकर ये जाहिर करें कि उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद डग फ्रैंक को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वो खामोश रहे और उनके गैंग में शामिल हो जाए। फ्रैंक के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो बेदिली से राज़ी हो जाता है। ये सुनकर मुजरिम खुश हो जाते हैं और एवा के बेहोश जिस्म को उसके कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद वो फ्रैंक को साथ लेकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसते हैं फ्रैंक एक प्लान सोचता है। वो डग की गन छीन लेता है और फौरन बटन दबाकर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे सब अंदर ही फंस जाते हैं। फिर वो तेज़ी से एवा के कमरे में वापस जाता है और उसे नैलोक्सोन का इंजेक्शन लगाता है जो उसने पहले उसके बाथरूम में देखा था। एवा जल्द ही होश में आ जाती है, लेकिन फ्रैंक को बताती है कि नैलोक्सोन का असर सिर्फ 10 मिनट तक रहेगा और इसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाएगी। उधर मेसन अपने आदमियों को बिल्डिंग को घेरने का हुक्म देता है और इस बार फ्रैंक को मारने का फैसला करता है। दूसरी तरफ फ्रैंक एवा को बंदूक थमाता है और उसे हिदायत देता है कि जो भी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करे उसे फौरन गोली मार दे। फिर वो पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है और वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन आग लगा देता है। कुछ लम्हों बाद गाढ़ा धुआं उठने लगता है जो नीचे पैदल चलने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। जल्द ही कई पुलिस की गाड़ियां और फायर ट्रक बिल्डिंग के करीब पहुंच जाते हैं। ये देखकर ज़्यादातर गुंडे अपना मिशन छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान मेसन जो बाहर मौजूद होता है खिड़की के जरिए अपार्टमेंट में घुस जाता है, इस इरादे से कि वो फ्रैंक और एवा को ढूंढ सके जो अभी भी छुपे हुए हैं। वो तेज़ी से टॉयलेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक फ्रैंक और एवा उस पर एसीटोन डाल देते हैं जिससे वो तकलीफ से चीख उठता है।
जबकि वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस सूरत हाल के बावजूद जिद्दी मेसन हार मानने से इनकार कर देता है और डग को मजबूर करता है कि वो उनका सुराग लगाने में उसकी मदद करे। वो भागते रहते हैं और आखिर एक म्यूजिशियन के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं जहाँ उन्हें एक म्यूजिक स्टूडियो नजर आता है। कुछ ही देर बाद डग और मेसन भी उन्हें पकड़ने के लिए अपार्टमेंट में घुस आते हैं, जबकि मेसन की आंखें एसीटोन की वजह से धुंधली हो चुकी होती हैं। जैसे ही डग एक कमरे में घुसता है, एवा और फ्रैंक अचानक धमाकेदार आवाज़ में मेटल म्यूजिक चला देते हैं, जिससे डग के कानों के पर्दे फट जाते हैं। वो तकलीफ में लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर आता है और मेसन, जो अभी भी साफ नहीं देख पा रहा, गलती से उसे गोली मार देता है। मेसन अपनी गलती का एहसास करते ही गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डग जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ देता है, जबकि एवा पर नैलोक्सोन का असर ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से वो दोबारा बेहोश हो जाती है। परेशान फ्रैंक एवा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो फौरन छुप जाता है। मेसन वहां पहुंचता है और एवा को बेहोश देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फ्रैंक चुपके से उसके पीछे आता है और गिटार से जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बेहोश एवा को उठाकर जलती हुई बिल्डिंग से जितनी तेजी से मुमकिन हो बाहर निकलता है। फ्रैंक एवा के बेजान जिस्म को एम्बुलेंस के अमले के हवाले कर देता है। वो फौरन मेडिकल हेल्प के जरिए उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि फ्रैंक फिक्रमंद नज़रों से ये सब देखता रहता है। अब यहाँ से अचानक कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक आखिर अपनी बेटी की तकरीब में बैठा है। फिर एवा आती है और फ्रैंक के साथ बैठकर उसका हाथ थाम लेती है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि दोनों फैसला करते हैं कि वो मिलकर नई जिंदगी का आगाज़ करेंगे, और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।